क्या एक माँ का त्याग उसकी कमजोरी है? अर्चना जी अपनी बहू की खुशी के लिए अपना कमरा, अपना सुख, सब कुछ छोड़ने को तैयार थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इसके पीछे उनकी ही समधन का हाथ है। जब बेटे रत्नेश को अपनी माँ के फोन में छिपी रिकॉर्डिंग मिली तो उसने जो किया वो हर बेटे को देखना चाहिए। आखिर क्या था उस रिकॉर्डिंग में, जानिए इस कहानी में। मम्मी, सच कहती हो तुम, मेरे घर में गंवार औरत है। रज्जी फोन पर बात कर ही रही थी कि पीछे से सास अर्चना जी की आवाज आई और उसने फोन काट दिया। बेटा, तुम अकेली रसोई में काम करने आ गई। मैंने कहा तो था मुझे कमरे से आवाज दे दिया करो। तुम्हारी अभी अभी नई शादी हुई है, मैं तुम्हारी मदद कर दिया करूंगी। लाओ, मैं सब्जी काट देती हूँ, अर्चना जी बोली। रज्जी सब्जी उनके हाथ में थमाकर बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई। अर्चना जी को उसका ये बर्ताव थोड़ा अजीब लगा, मगर वो कुछ बोली नहीं। अर्चना जी ने पूरा खाना अकेले बनाया और फिर जब खाना खाने के लिए रज्जी को बुलाया तब रज्जी बोली, मम्मी जी, मुझे भूख नहीं है, आप खा लीजिए। अर्चना जी उसके कमरे के बाहर काफी देर तक दरवाजा खटखटाती रही, मगर रज्जी ने दरवाजा ही नहीं खोला और अंदर से बोली, मम्मी जी, मेरा सिर दर्द कर रहा है, इसलिए मैं सोना चाहती हूँ। दूसरे दिन सुबह अर्चना जी बेटे रत्नेश से बोली, बेटा, रज्जी और तेरे बीच कुछ हुआ है क्या? रज्जी घर में उदास सी रहती है बेटा, उससे मैंने पूछा था मगर उसने मुझे कुछ बताया नहीं। मुझे फिक्र हुई तो सोचा तुझसे ही पूछ लूं। रत्नेश बोला, नहीं तो मम्मी, हम दोनों में तो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, रात को बता रही थी कि आज उसका भाई उसे मायके ले जाने आ रहा है। अच्छा, रज्जी ने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं, मैं खाने की तैयारी कर देती हूँ, अर्चना जी बोली। अरे मम्मी, रज्जी बता रही थी खाना वो मायके जाकर खाएगी क्योंकि उसके मामा का परिवार भी आज वहां खाने पर आ रहा है। अर्चना जी सोचने लगी कि पता नहीं रज्जी उनसे क्यों कुछ नहीं बताती, जबकि उन्होंने तो कभी रज्जी के साथ सास जैसा व्यवहार नहीं किया। रज्जी अपने भाई के साथ मायके चली गई। शाम को जब रत्नेश ऑफिस से आया, अर्चना जी ने उसे चाय बनाकर दी। फिर बोली, बेटा, ये सोफे जो तेरे ससुराल से आए हैं, इन्हें तू अपने कमरे में लगवा दे। अरे हाँ, तेरा कमरा तो छोटा है, एक काम कर, तू और रज्जी मेरे कमरे में शिफ्ट हो जाओ, मेरा कमरा तो बड़ा है और ये सोफे भी उसी कमरे में लगवा देते हैं। रत्नेश हैरानी से बोला, क्यों मम्मी, ऐसा सब क्यों बोल रही हो? सोफे हॉल में पड़े रहे या कमरे में, क्या फर्क पड़ता है? और आपको अपना कमरा हमें क्यों देना है? आप आराम से रहिए अपने कमरे में, हम दो लोगों के लिए हमारा कमरा काफी है। बेटा, मैं अकेली बड़े कमरे में क्या करूंगी? मैं जो कहती हूँ तो उतना कर, बस तू मेरे कमरे में शिफ्ट हो जा और ये सोफे वहां लगवा देना, अर्चना जी थोड़ी कड़क आवाज में बोली। रत्नेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने माँ के कहे अनुसार सब कर दिया और बोला, बस अब तो खुश हो ना माँ। 2 दिन बाद रज्जी भी ससुराल वापस आ गई थी। रत्नेश रज्जी को देखकर बोला, तुम तो थोड़े और दिन रहने वाली थी ना, जल्दी कैसे आ गई? रज्जी बोली, बस आपके बिना वहां मन ही नहीं लगा मेरा। रत्नेश ने रज्जी को अपनी बाहों में भर लिया। दूसरे दिन रत्नेश ने रज्जी और माँ के बीच एक अजीब तनाव महसूस किया। वे दोनों एक दूसरे से बात नहीं करती थी। 10 दिन बाद रज्जी फिर मायके चली गई और शाम को जब रत्नेश घर आया तो अर्चना जी बोली, बेटा, एक काम कर, पूजा घर मेरे कमरे में शिफ्ट कर दे और हॉल में रखा तेरे दहेज में आया टीवी तेरे कमरे में लगा दे। रत्नेश सोचने लगा, ये रज्जी के मायके जाते ही माँ को क्या हो जाता है, कभी ये यहाँ शिफ्ट कर दो, कभी वहां शिफ्ट कर दो। रत्नेश बोला, मम्मी, आपको किसी ने कुछ कहा है क्या? अर्चना जी सकपका गई और बोली, नहीं तो बेटा, मैं तो इसलिए कह रही थी कि मैं सुबह सुबह उठकर पूजा करती हूँ तो तुम लोगों को कितना डिस्टर्ब होता होगा। मेरी तो आदत है सुबह जल्दी पूजा करने की, मगर तुम लोगों को अब कल से डिस्टर्ब नहीं होगा। और टीवी बहू के दहेज में आया है तो बहू के कमरे में ही रहना चाहिए ना? रत्नेश बोला, पता नहीं मम्मी, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। रत्नेश ने माँ के कहे अनुसार फिर से सब कर दिया, मगर उसका दिमाग आज शांत नहीं बैठ रहा था। उसने अर्चना जी का फोन हाथ में लिया और कॉल लिस्ट चेक की तो उसमें रज्जी की माँ का फोन आया हुआ दिखाई दे रहा था। रत्नेश ने अर्चना जी से बात को कुरेदना चाहा तो अर्चना जी ने बहाना बनाकर बात को टाल दिया।
दूसरे दिन रज्जी फिर मायके से जल्दी लौट आई थी। रत्नेश ने जब रज्जी से इस बारे में पूछा तो वो बोली, तुम्हारी माँ की मर्जी, उन्हें जहां भी सामान शिफ्ट करना हो वो करे। रत्नेश असमंजस में था क्योंकि उसका दिल कह रहा था कि उससे उसकी माँ और पत्नी दोनों कुछ छिपा रही है। 4 दिन बाद रज्जी फिर मायके जाने का कहने लगी। रत्नेश बोला, तुम एक बार में ही जी भर के मायके रह के क्यों नहीं आती? हर 4 दिन बाद तुमको मायके जाना होता है। रज्जी बोली, मेरी मम्मी लोग बाहर घूमने जाने वाले हैं तो वे मुझे उनके साथ शॉपिंग करने बुला रही हैं, इसलिए जाना चाहती हूँ मायके। रत्नेश रज्जी के यूं बार बार मायके जाने से थोड़ा हैरान था। रज्जी दूसरे दिन चली गई। शाम को फिर से अर्चना जी बोली, बेटा तू थोड़े दिन मुझे मेरी बहन के घर छोड़ दे, मैं और वो थोड़े दिन के लिए तीर्थ स्थल चले जाएंगे। आज ही उसका फोन आया था। रत्नेश माँ को देखने लगा तो अर्चना जी उससे नजरें मिलाए बिना उसके लिए चाय बनाने चली गई। रत्नेश के मन में सवालों का सैलाब चल रहा था। उसने माँ का फोन हाथ में लिया। अपनी माँ के फोन में सारी सेटिंग्स रत्नेश ही करके देता था। उसने देखा आज फिर उसकी सासू माँ का फोन उसकी माँ पर आया था। उसने रिकॉर्डिंग प्ले का बटन ऑन किया और अपनी सासू माँ और माँ की बातें सुनने लगा। उसने पहली बार की रिकॉर्डिंग ऑन की जिसमें उसकी सासू माँ लता जी बोल रही थी, अर्चना जी मैंने तो आपको क्या समझा था, मगर आप तो बिल्कुल गंवार निकली। आपको इतना भी नहीं पता कि बहू के दहेज में आया हुआ सामान उसी के कमरे में रखते हैं, पर रखेंगी कहाँ? मेरी बेटी को तो छोटा कमरा दिया हुआ है आपने और खुद बड़े कमरे में आराम से रह रही है। जब तक आप अपना कमरा मेरी बेटी को नहीं दे देती और मेरी बेटी के दहेज में दिए गए सोफे उसके कमरे में नहीं रखवा देती, मेरी बेटी ससुराल नहीं आएगी। अर्चना जी बोली, आप नाराज मत होइए समधन जी, आप जैसा कहेंगी वैसा हो जाएगा। ऐसे ही सारी रिकॉर्डिंग रत्नेश ने सुन ली जिसमें लता जी ने उसकी माँ से घर में सारे बदलाव कराए थे। अब उसकी समझ में आ गया था कि उसकी पत्नी रज्जी बार बार मायके क्यों जाती है और फिर एक ही दिन में घर में बदलाव करवाकर वापस आ जाती है। अर्चना जी चाय लेकर आई तो देखा रत्नेश रिकॉर्डिंग सुन रहा है। अर्चना जी की आंखों से आंसू बह निकले। रत्नेश बोला, मम्मी आपने मुझसे इतनी सारी बातें छिपाई। अर्चना जी बोली, सुना नहीं बेटा तूने? लता जी कह रही थी एक दिन आपके बेटा बहू आपको छोड़कर चले जाएंगे। मैं डर गई थी, इसलिए अब बहन के घर जा रही थी ताकि तुम लोग शांति से रह पाओ और लता जी और रज्जी भी खुश हो जाए। बस मेरे बेटे के गृहस्थ जीवन पर कोई आँच ना आए। रत्नेश गुस्से में बोला, जिसने मेरी माँ को गंवार औरत कहा है उन्हें मैं सबक सिखा के ही दम लूंगा। दूसरे दिन रत्नेश सुबह सुबह उसके ससुराल पहुंच गया। उसे देखते ही रज्जी और उसके परिवार वाले चौंक गए। रज्जी के पापा बोले, अरे दामाद जी आप सुबह सुबह कोई खबर भी नहीं दी आने की, सब खैरियत तो है? आइए नाश्ता करते हैं। रत्नेश बोला, सब खैरियत है पापा, मैं तो बस ये सामान रखने आया था। रज्जी के दोनों भाई बोले, कौन सा सामान? रत्नेश ने बाहर की तरफ खड़े ट्रक की ओर इशारा किया जिसमें सारा सामान पड़ा था। रज्जी के मायके वालों ने वहां जाकर देखा तो रज्जी के दहेज में दिया हुआ सारा सामान उस ट्रक में था। उस सामान को देखकर घर के सभी लोग एक दूसरे को प्रश्नवाचक नजरों से देखने लगे। लता जी बोली, दामाद जी ये क्या हरकत है? रत्नेश बोला, वो गंवार औरत मेरी माँ है सासू माँ, जिसे आप बार बार फोन करके अपनी बेटी की गृहस्थी बसाने के लिए चीजें बदलवा रही है। आपकी बेटी को इस दहेज की वजह से बार बार मायके आना पड़ रहा है क्योंकि उसे सब दहेज अपने कमरे में चाहिए। कभी माँ से पूजा घर बदलवा रही है तो कभी पूरा कमरा। आप लोगों को इस दहेज के साथ अपनी बेटी को एक मकान भी दहेज में दे देना चाहिए था जहां वो अलग से सुखी रह पाए। ये सब सुनकर रज्जी के पापा रमाकांत जी, उसके दोनों भाई भाभी सब लता जी को घूर कर देखने लगे क्योंकि दोनों माँ बेटी की पोल खुल चुकी थी जो घर में और कोई नहीं जानता था। रमाकांत जी लता जी पर बरसते हुए बोले, रज्जी की माँ ये तो बच्ची थी, मगर तुमने ये बहुत गलत किया। लता जी और रज्जी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थे। रमाकांत जी हाथ जोड़कर बोले, दामाद जी हमें लगता था हमारी बेटी खुशी खुशी मायके आती है। आप ये सब सामान वापस ले जाइए और हमें माफ कर दीजिए। रत्नेश उनके हाथों को अपने हाथ में लेकर बोला,
पापा, अगर मैंने मेरी माँ की सारी कॉल रिकॉर्डिंग ना सुनी होती तो मुझे ये सब कभी पता नहीं चलता। मैं ये सब करना नहीं चाहता था, मगर मुझे आपकी बेटी और सासू माँ को सबक सिखाना था। रमाकांत जी ने दहेज का सारा सामान वापस रत्नेश के घर भिजवा दिया और खुद अपनी बीवी और बेटी को लेकर समधन जी से माफी मांगने पहुंचे। उन्होंने ये विश्वास दिलाया कि आइंदा से कभी उनकी बेटी या उसकी माँ उन्हें शिकायत का कोई मौका नहीं देंगी। दोस्तों, रत्नेश ने अपनी माँ के सम्मान के लिए जो कदम उठाया वो काबिले तारीफ है। अक्सर लड़कियों की माँ अपनी बेटियों को गलत सलाह देकर उनका घर खुद ही तोड़ देती है। आपकी राय क्या है? क्या रत्नेश ने दहेज का सामान वापस भेजकर सही किया? हाँ या ना में जवाब दें। और अगर कहानी ने दिल को छू लिया हो तो शेयर जरूर करें।